नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन साइंस की फील्ड में अब तक प्रपोज की गई कुछ सबसे फेमस और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज में से एक है। ये थ्योरी साइंस की कई डिफरेंट ब्रांचेस जैसे कि जेनेटिक्स, पैलियोंटोलॉजी, जियोलॉजी, इनसे जो बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिलते हैं वो भी इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ये थ्योरी बहुत ही रोमांचक है क्योंकि ये हमारी कुछ आदिम जिज्ञासाओं का जवाब देती है, जैसे कि हम कहां से आए और अपने आसपास जो हम जीवन के इतने सारे विविध रूपों को देखते हैं, ये सब कैसे उत्पन्न हुए। सदियों से मनुष्य के पास इन सवालों का कोई भी लॉजिकल जवाब नहीं था, सिवाय कुछ रिलीजियस फिलोसफिकल थ्योरीज के, जो कि कितनी सही है कोई भी नहीं जानता। इस थ्योरी ने मानवता के इतिहास में पहली बार न केवल हमें अपने ओरिजिन के सोर्स का रास्ता तलाशने का मार्ग दिखाया, बल्कि ये भी बताया कि दुनिया में मौजूद सारी बायोडाइवर्सिटी, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े से हाथी तक और इंसानों तक, ये सभी आपस में रिलेटेड है और ये सभी एक नेचुरल प्रोसेस के जरिए अस्तित्व में आए हैं। ये वीडियो एवोल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका परिचय कराने के साथ साथ ये कैसे काम करता है इसको समझने में भी आपकी मदद करेगी। डार्विन ने 1959 में पब्लिश्ड अपनी फेमस किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इस थ्योरी को प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार नेचुरल सिलेक्शन ही वो ड्राइविंग फोर्स है जो कि जीवों में बदलावों को गति देता है और जिसके कारण लंबे समय में नई नई स्पीशीज का विकास होता है। इस थ्योरी के 3 मेन पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, किसी एक एनवायरनमेंट में रहने वाले किसी स्पीशी के ग्रुप मेंबर्स न केवल फिजिकल फीचर्स में बल्कि गुण और व्यवहार में भी एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग होते हैं। पॉइंट नंबर 2, जिनका कोई फीचर उन्हें उस एनवायरनमेंट में अपनी ही प्रजाति के अदर मेंबर्स से कंपटीशन में बढ़त प्रदान करता है, उनके बचे रहने की और अपने वंश को आगे बढ़ाने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3, इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कुछ खास फीचर्स का निरंतर विकास होता है और इसी की वजह से एक लंबे समय में एक बिल्कुल ही नई स्पीशी अस्तित्व में आती है, जो कि अपने पूर्वजों से बहुत से मामलों में अलग होती है। इस थ्योरी के फर्स्ट पॉइंट पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ये वेरिएशंस की बात कर रही है और ये जो वेरिएशंस होते हैं ये विद इन स्पीशीज भी होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस एक ही स्पीशी हैं, लेकिन फिर भी सभी ह्यूमंस एक जैसे नहीं होते। इवन एक ही माता पिता की संतानों में भी फर्क होता है, सिवाय जुड़वा बच्चों के। नेचुरल सिलेक्शन को काम करने के लिए वेरिएशंस जरूरी है। नॉट ओनली नेचुरल सिलेक्शन बल्कि किसी भी तरह के मीनिंगफुल सिलेक्शन के लिए वेरिएशंस जरूरी है। अगर वेरिएशंस ना हो तो सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। सपोज कीजिए आप किसी ऐसे स्टोर में जाते हैं जहां पर एक ही रंग और एक ही साइज की टी शर्ट्स हो, तो उनमें सिलेक्शन का क्या मतलब है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म में कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि इन वेरिएशंस को पैदा करती हैं। डार्विन ने जब अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था उस समय तक जेनेटिक्स और डीएनए के बारे में कोई खोज नहीं हुई थी, तो ये वेरिएशंस किस वजह से आते हैं इसको समझा नहीं जा सका था। लेकिन आज हम जानते हैं इन वेरिएशंस का कारण स्पीशीज के डीएनए में छुपा हुआ है। डीएनए 4 डिफरेंट टाइप्स के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनी चेन का एक ट्विस्टेड लैडर जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। डीएनए में मौजूद जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही डिसाइड करती है कि किसी जीव के शारीरिक अंगों का विकास किस तरह होगा, उसकी बनावट कैसी होगी, वो किस तरह काम करेंगे, चेहरे की बनावट, आंखों का रंग, स्किन और बालों का कलर, यहाँ तक कि जीव के तौर पर उसका व्यवहार किस तरह का होगा, इसको डिसाइड करने में भी डीएनए की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अलग अलग जीवों का अलग अलग डीएनए ही उनको अलग अलग खासियत प्रदान करता है। डीएनए में डिफरेंस केवल स्पीशी टू स्पीशी नहीं बल्कि विद इन स्पीशी भी होता है, यानी एक ही स्पीशी के मेंबर्स का डीएनए भी बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। यही कारण है कि हमारे भाई बहनों के कुछ फीचर्स हमसे मिलते हैं, लेकिन वो हमारी जेरोक्स कॉपी नहीं होते। विद इन स्पीशी डीएनए वेरिएशन का कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन्स की रैंडम स्वैपिंग की वजह से एक ही माता पिता की संतानें भी बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, सिवाय जुड़वा बच्चों के। जिन जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया, वहां पर इन वेरिएशंस के लिए एक दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसको कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कई बार कोई बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर देता है। इसके साथ ही डीएनए में समय समय पर होने वाले म्यूटेशंस भी इन वेरिएशंस को गति देते रहते हैं।
म्यूटेशन असल में डीएनए में आने वाले रैंडम चेंजेस को कहते हैं। जब कोई सेल डिवाइड होता है तो वो अपने डीएनए की कॉपी तैयार करता है। कॉपी तैयार करने का प्रोसेस वैसे तो बहुत परफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी इसमें गलतियों की गुंजाइश बनी रहती है। हालांकि अधिकांश मामलों में डीएनए इन गलतियों को खुद से ठीक भी कर लेता है, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में ये गलतियां डीएनए का ही हिस्सा बन जाती हैं। इन्हीं गलतियों को म्यूटेशन कहा जाता है। तो ये वो तमाम नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से डीएनए में और डीएनए की वजह से जीवों में वेरिएशंस आते हैं। इन्हीं वेरिएशंस में से कुछ वेरिएशंस किसी जीव को अपने एनवायरनमेंट में मौजूद और जीवों से कंपटीशन में बढ़त प्रदान करते हैं, जिसके कारण उस जीव के बचे रहने और अपना वंश बढ़ाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इस तरह वो खास वेरिएशन आगे की पीढ़ियों में भी फैलते जाते हैं, जबकि ऐसे वेरिएशंस जो कि किसी जीव को कंपटीशन में पछाड़ देते हैं, जिसके कारण वो आगे की पीढ़ियों में नहीं जा पाते। तो यहां हम देख सकते हैं कि नेचर में लगातार कुछ वेरिएशंस को सहेजा जा रहा है, जबकि कुछ वेरिएशंस को रिजेक्ट किया जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ये नेचुरल सिलेक्शन पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह जीवों को आकार देता जाता है और एक लंबे समय में एक बिल्कुल ही नई स्पीशी को जन्म देता है, जो कि दिखने में, आकार, प्रकार, व्यवहार में अपने पूर्वजों से काफी कुछ अलग होती है। एंड दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन, जिसको कि हम प्रकृति के अदृश्य हाथों की संज्ञा दे सकते हैं, जिसने कि लंबे समय में धरती पर अनगिनत बायोडायवर्सिटीज को आकार दिया है। नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से बायोडायवर्सिटीज को आकार देता है, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे एकदम पास में मौजूद है। हमारे सबसे भरोसेमंद दोस्त, जी हाँ, डॉग्स। दुनिया भर में मौजूद डॉग्स की तमाम प्रजातियां, जो कि दिखने में और आकार, प्रकार, व्यवहार में एक दूसरे से बिल्कुल अलग प्रतीत होती हैं, ये सभी वास्तव में एक ही प्राचीन पूर्वज की संतानें हैं। डॉग्स का एवोल्यूशन आज से लगभग 50,000 वर्ष पूर्व भेड़ियों की एक प्रजाति से हुआ था, जो कि अब लुप्त हो चुकी है। शिकार में उपयोगी होने के कारण कुत्ते धीरे धीरे प्राचीन काल में मौजूद दुनिया के सभी इंसानी समूहों में पहुंच गए और अलग अलग जगहों के अलग अलग एनवायरनमेंट और हमारी सेलेक्टिव ब्रीडिंग ने उन्हें समय के साथ इतने अलग अलग रंग, रूप और आकारों में ढाल दिया। इंसानों द्वारा की गई सेलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण कुत्तों की बहुत सी प्रजातियां तो मात्र पिछले कुछ 200 वर्ष के दौरान ही विकसित हुई हैं। ये इस बात का भी बहुत क्लियर एविडेंस है कि जिस तरह आर्टिफिशियल सिलेक्शन के कारण जीवों में बेहद कम समय में नाटकीय बदलाव आ सकते हैं, ठीक उसी तरह नेचुरल सिलेक्शन भी जीवों को आकार दे सकता है। हमारे पालतू जानवर और वो प्लांट्स जिनका के हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हमारे सिलेक्शन ने इतना बदल दिया है कि वो आज बिल्कुल ही अलग रूप में हमारे सामने है। दूध के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के कारण मवेशियों के ग्रुप्स में से उन मवेशियों की ब्रीडिंग ज्यादा की गई जो कि दूसरों के मुकाबले ज्यादा दूध देते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार ऐसा किए जाने के कारण आज हमारे मवेशी न केवल अपने बच्चे की डेली नीड से बहुत ज्यादा दूध देते हैं, बल्कि बच्चे की दूध पर निर्भरता खत्म हो जाने के बावजूद भी दूध देते रहते हैं। दुनिया का कोई भी मैमल अपने बच्चे के लिए उसकी जरूरत से इतने ज्यादा दूध का उत्पादन नहीं करता। खेती की शुरुआत के कुछ समय बाद ही इंसानों को यह समझ आ गया था कि यदि बेहतर पौधे के बीजों को रोपा जाए तो बेहतर उपज हासिल होती है, और तभी से लगातार हम बेहतर किस्मों का चुनाव करते आ रहे हैं। हमारे द्वारा लगातार की जा रही इस सेलेक्टिव ब्रीडिंग ने पेड़ पौधों की नस्लों को बहुत हद तक बदल दिया है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग ने केलों से बीजों को गायब कर दिया है, जबकि केले की जंगली प्रजाति में आज भी आप बीजों को देख सकते हैं। बंद गोभी यानी कैबेज कभी एक लंबा पत्तेदार पौधा था, जो कि अब एक ग्लोब जैसा बन चुका है। जंगली स्ट्रॉबेरी की तुलना में हमारे द्वारा उगाई जाने वाली हाइब्रिड स्ट्रॉबेरी न केवल आकार में बड़ी है, बल्कि ज्यादा मीठी भी है। इसी तरह हमारे द्वारा यूज किए जाने वाले पेड़ पौधों और जानवरों की तमाम नस्लें आज जिस रूप में हमारे सामने हैं, वो तब वैसी नहीं थी जबकि हमने उनका यूज करना शुरू किया था। यही नहीं, आज हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा उनकी तमाम किस्में विकसित कर ली हैं। आज आप आम की तमाम किस्मों का मजा ले सकते हैं। तो जरा सोचिए, जब हमारे द्वारा किया गया सिलेक्शन इतने कम समय में सैकड़ों प्रजातियों को आकार दे सकता है, तो नेचर द्वारा अरबों साल के समय में किया गया सिलेक्शन कितनी ज्यादा जैव विविधता को पैदा कर सकता है। आज दुनिया में कुत्तों की तमाम प्रजातियां मौजूद हैं,
जो कि दिखने में एक दूसरे से इतनी अलग हैं कि वो देखने में बिल्कुल ही अलग स्पीशीज लगते हैं। दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता टी कप पडल मात्र आधे किलो का है, तो वहीं तिब्बतियन मैस्टिफ तकरीबन 90 किलो का है। लेकिन बावजूद इसके वो दोनों एक ही स्पीशी हैं, क्योंकि इतना अलग दिखने के बावजूद उनका डीएनए बहुत ज्यादा अलग नहीं है। कुत्तों की दो प्रजातियों में आकार और व्यवहार के फर्क के कारण भले ही उनके बीच नेचुरली सेक्स कर पाना पॉसिबल ना हो, लेकिन यदि आर्टिफिशियली गर्भधारण कराया जाए तो मादा एकदम हेल्दी पपीज को जन्म दे सकती है। इससे हमें पता चलता है कि कुत्तों में दो भिन्न प्रजातियों में डीएनए में आज भी इतना डिफरेंस नहीं है कि वो जुड़कर एक हेल्दी जाइगोट बना सके। लेकिन जब एक ही जीव की दो अलग अलग प्रजातियां विकास क्रम में एक लंबे सफर पर अलग अलग विकसित होती हैं, तो उस दौरान एक समय ऐसा आता है कि जबकि उनके डीएनए में इतने डिफरेंसेस आ जाते हैं कि वो जुड़कर एक हेल्दी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है खच्चर यानी म्यूल। खच्चर असल में कोई स्पीशी नहीं है, बल्कि दो अलग अलग स्पीशीज के संयोग से पैदा हुआ एक जीव है। घोड़े और गधे के कृत्रिम गर्भधान से खच्चर का जन्म होता है, लेकिन खच्चर खुद अपनी संतान को पैदा नहीं कर सकता क्योंकि ये नपुंसक होता है। घोड़ा और गधा एक ही प्राचीन पूर्वज की दो अलग अलग लीनिएजेस हैं, जो कि विकास क्रम में इस अवस्था पर पहुंच चुके हैं कि जबकि उनका डीएनए आपस में मिलकर एक हेल्दी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। इसी तरह एक लंबे अंतराल के बाद डीएनए में डिफरेंसेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि तब स्पर्म भी एग को फर्टाइल नहीं कर पाता। शेर और बिल्ली दोनों ही एक ही संयुक्त पूर्वज की भिन्न भिन्न वंश बेले हैं, लेकिन ये दोनों अपने विकास के पथ पर इतना आगे निकल चुके हैं कि कृत्रिम गर्भधान के द्वारा भी गर्भधारण नहीं कराया जा सकता। यहां एक सवाल पैदा होता है कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से एक ही प्राचीन पूर्वज की भावी पीढ़ियां विकास क्रम में अलग अलग रास्तों पर विकसित होते हुए डिफरेंट स्पीशीज में बदल जाती हैं। इसका कारण है स्पेशिएशन, यानी एक ही स्पीशी के दो ग्रुप्स के बीच आई कोई ऐसी फिजिकल और नॉन फिजिकल बाउंड्री जो कि उन्हें आपस में मिलने से मरहूम कर दे। ऐसा दो मेन रीजन्स की वजह से हो सकता है, जियोग्राफिकल रीजन्स की वजह से और ऐच्छिक या फिर व्यवहारगत कारणों से। जियोग्राफिकल स्पेशिएशन में एक ही प्रजाति के दो ग्रुप्स के बीच कोई भौगोलिक अवरोध आ जाता है, जिसके कारण उन दोनों ग्रुप्स का आपस में संपर्क नहीं हो पाता और वो अलग अलग ही विकसित होते हैं, और एक लंबे समय के बाद उनके डीएनए में इतने डिफरेंसेस आ जाते हैं कि जियोग्राफिकल बाउंड्री के ना रहने के बावजूद भी वो ग्रुप्स आपसी संपर्क के इच्छुक नहीं होते, और यदि संपर्क हो भी जाए तो भी एक हेल्दी बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट के कारण धरती पर लंबे समय में नए नए कॉन्टिनेंट के बनने, पुराने कॉन्टिनेंट के टूटने और समुद्र में वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से नए नए आइसलैंड बनने की घटनाएं होती रही हैं, जिसकी वजह से कई बार जीवों की प्रजातियों को जियोग्राफिकल बाउंड्रीज का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही पर्वतों और घाटियों के बनने और नदियों के द्वारा जमीन के दो हिस्सों को अलग अलग कर देने की घटनाएं भी घटती रही हैं। कई बार कोई ग्रुप माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में भौगोलिक दूरियां भी बाउंड्री का काम करती हैं। डार्विन के मन में एवोल्यूशन का विचार जिन जीवों के अध्ययन की वजह से आया था, उनके भीतर भी आए डिफरेंसेस का कारण जियोग्राफिकल स्पेशिएशन ही था। गैलापागोस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो कि साउथ अमेरिका के पास अटलांटिक ओशन में मौजूद है, छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। यहाँ की यात्रा के दौरान डार्विन ने पाया कि हर आइलैंड पर मौजूद कछुओं और चिड़ियों की प्रजाति एक दूसरे से अलग अलग है। उन्होंने ये भी पाया कि यहाँ के लोकल लोग किसी कछुए या फिर चिड़िया को देखकर ये बता देते थे कि ये कौन से आइलैंड का वासी है। बाद में अपनी स्टडी में उन्होंने पाया कि आइलैंड पर मौजूद फूड रिसोर्सेज और उस पर पाए जाने वाली बर्ड्स और कछुओं की स्पीशीज के फिजिकल फीचर्स में सीधा संबंध है। जैसे इनफर्टाइल और पथरीली जमीन वाले आइलैंड पर पाई जाने वाली कछुओं की प्रजाति का कवच कांटे के आकार का था, वहीं फर्टाइल लैंड वाले आइलैंड पर रहने वाले कछुओं की प्रजाति का कवच गुंबद के आकार का था।
पथरीले आइलैंड पर चूंकि खाने के नाम पर केवल कैक्टस के फल ही मौजूद थे, जिन तक पहुंचने के लिए कछुओं को अपनी गर्दन को ऊंचा उठाना पड़ता था, गुंबद के आकार वाले कवच जिसमें बाधा थे। अतः परिस्थितियां उन कछुओं के पक्ष में थीं जो कि अपनी गर्दन को ऊंचा उठा सकते थे। लिहाजा कंपटीशन में ऐसे कछुओं को सरवाइव करने और अपना वंश बढ़ाने में सफलता मिली। लगातार हुए इस सिलेक्शन ने काठी के आकार वाले कवच के कछुओं को विकसित किया। हालांकि डार्विन ने जब इस बारे में सोचा था तो ये मात्र उनकी एक स्पेकुलेशन थी, लेकिन आज हम जानते हैं कि डार्विन का सोचना एकदम दुरुस्त था, क्योंकि जेनेटिक मैपिंग ने यह सिद्ध कर दिया है कि गैलापागोस द्वीपों पर पाई जाने वाली कछुओं की विभिन्न प्रजातियां वास्तव में एक ही प्राचीन पूर्वज से विकसित हुई हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सर्वाइवल के लिए नए अवसरों की तलाश में किसी स्पीशी का कोई ग्रुप किसी नए परिवेश या व्यवहार को अपना लेता है और उसकी भावी पीढ़ियां भी उसी परिवेश के अनुकूल खुद को ढाल लेती हैं, और कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री ना होने के बावजूद अपनी ही स्पीशी के अदर ग्रुप्स के साथ उनका संपर्क खत्म हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों में इस बारे में कुछ डिस्प्यूट्स रहे हैं, लेकिन हाल के कुछ सालों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। अभी हाल ही में नॉर्थ अमेरिका में सेब के फलों में अंडे देने वाली एक फ्रूट फ्लाई में इस बिहेवियर को खोजा गया है। सेब के पेड़ नॉर्थ अमेरिका में मूल रूप से नहीं पाए जाते थे। 19वीं सदी में इनको बाहर से लाकर प्लांट किया गया था। साइंटिस्ट ने एक रिसर्च में पाया कि इनके फलों में अंडे देने वाली एक फ्रूट फ्लाई वास्तव में वहां पाए जाने वाले एक लोकल फल हैथॉर्न में अंडे देने वाली एक फ्रूट फ्लाई की ही वंशज है। फ्रूट फ्लाई पर हुए रिसर्च ये बताते हैं कि फ्रूट फ्लाई की हर स्पीशी का एक खास पेड़ से ही संबंध होता है। इनका लाइफ साइकिल उस प्रजाति के पेड़ पर निर्भर करता है, यानी हर फ्रूट फ्लाई किसी खास फ्रूट पर ही अंडे देती है। हैथॉर्न फ्रूट में अंडे देने वाली एक फ्रूट फ्लाई ने नए अवसरों की तलाश में सेब के फल को चुना और उसकी संतानें भी उसी सेब के फल पर आश्रित हो गईं और समय के साथ एक नई प्रजाति के रूप में विकसित हुईं। अब चूंकि हम जान गए हैं कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन नई नई जीव प्रजातियों को विकसित करता है, तो मन में यह विचार सहज ही आता है कि क्या धरती पर मौजूद सारी लाइफ फॉर्म्स आपस में रिलेटेड हो सकती हैं। डार्विन की थ्योरी का सेकंड पार्ट यही कहता है, जिसकी पुष्टि पिछले 150 सालों में तमाम रिसर्चेज में होती रही है, यानी धरती पर मौजूद सारी बायोडाइवर्सिटी एक ही प्राचीन जीव से विकसित हुई है। दुनिया की सारी बायोडाइवर्सिटी को यदि हम क्लासिफाइड करें तो हमें लाइफ के एवोल्यूशन का एक जायंट ट्री मिलता है, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस हैं। इस ट्री की 2 डिफरेंट ब्रांचेस का सोर्स खोजते हुए यदि हम ऊपर से नीचे आएं तो एक स्थान पर हम पाएंगे कि दोनों ब्रांचेस का सोर्स एक ही है, यानी धरती पर मौजूद हर स्पीशी किसी दूसरी स्पीशी के साथ कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर शेयर करती है। ठीक उसी तरह जैसे आपके दादाजी आपके सगे भाइयों, आपके चचेरे भाइयों, आपके पिता, चाचा, ताया के कॉमन एंसेस्टर हैं। इसी तरह पृथ्वी पर मौजूद जीवन के 2 प्रारूप परस्पर कितने ही अलग हों, लेकिन वो दूर के रिलेटिव हैं। हम अपनी बात करें तो लाइफ के एवोल्यूशन के ट्री पर चिंपैंजी हमारा क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है। क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव होने का मतलब है कि धरती पर वर्तमान में मौजूद जीव प्रजातियों में चिम्प्स ही वो स्पीशी है जिसके साथ मानव सबसे क्लोज कॉमन एंसेस्टर शेयर करता है। लेकिन ट्री ऑफ लाइफ पर जब हम क्लोजेस्ट कॉमन एंसेस्टर की बात करते हैं तो क्लोजेस्ट का मतलब भी हजारों लाखों साल हो सकता है। मानव की वंश शाखा वानर प्रजाति से लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व अलग हुई और विकास क्रम में विभिन्न मानव प्रजातियों से होती हुई वर्तमान मानव के रूप में विकसित हुई। एक समय था जबकि धरती के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न मानव प्रजातियां मौजूद थीं, लेकिन वे सभी विभिन्न कारणों से समय के साथ लुप्त होती गईं और वर्तमान प्रजाति यानी होमो सेपियंस यानी हम बचे रहने में कामयाब रहे। और इस तरह थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन न केवल हमें हमारे ओरिजिन का सोर्स दिखाती है, बल्कि धरती पर जीवन के हर प्रारूप के इतिहास की खोजबीन का एक लॉजिकल एविडेंस बेस्ड रास्ता दिखाती है, जिसमें किसी भी डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन इसकी यही बात कुछ लोगों को रास नहीं आती, क्योंकि उनकी आस्था के अनुसार ये सब किसी डिवाइन क्रिएटर की कारीगरी है और इसे सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस कह देना उनके क्रिएटर और उसके तथाकथित संदेशों को औचित्यहीन बना देता है।